बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी रेनो काइगर। ये सस्ती आने वाली गाड़ी दिखने में बहुत महंगी दिखती है। आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। साथ में मेन सेटअप इंजन का कैसा है, फ्यूचर मेंटेनेंस इंजन का कैसा रहेगा, कितने से स्टार्ट होती है, कितने तक एंड होती है, चल में ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊँ। आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ऐसे और भी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ये 5,76,000 रुपये से गाड़ी शुरू हो जाती है। इसका ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। पहले वाली गाड़ी थोड़ी सी इससे अलग आती थी, अभी कुछ चेंजेस आए हैं गाड़ी में, वो चेंजेस भी आपको दिखाऊंगा। मेन इसका इंजन भी देखेंगे, फ्यूचर में कैसा मेंटेनेंस होगा। बाहर से गाड़ी अगर आप देखो तो लगता है कि हाँ यार ये बड़ी गाड़ी होगी, इसकी कीमत जान के ऐसा कोई बिलीव नहीं करता। आखिर फिर भी ये गाड़ी इतनी क्यों नहीं बिकती जितनी दूसरी गाड़ियाँ बिकती हैं। अब चेंजेस में देखो, सबसे पहले इस गाड़ी का लोगो पहले चेंज हो गया है। ये लोगो पहले रेनो का अलग आता था, इस लोगो के बीच में ही कैमरा हुआ करता था। अभी कैमरा यहाँ पर नहीं है, कैमरा देखो यहाँ लगा दिया है इस लोकेशन पे। पीछे ये ऐसी स्किड प्लेट नहीं आती थी, अभी इसमें साथ में आ रही है। साथ में बम्पर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। बाकी ये चीज़ें आप अपने आप देख लेना, गाड़ी देखने में कैसी दिखती है वो एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बाकी कुछ अच्छे लगने वाले फीचर जिनमें से कि एक ये रिमोट, जैसे इससे दूर जाता है और नज़दीक आता है तो गाड़ी अपने आप लॉक और अनलॉक हो जाती है। बूट भी आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक हो गया, सिर्फ अनलॉक होगा, ये अनलैच नहीं होगा, यानी खुलेगा नहीं। बूट स्पेस बहुत बड़ा है इसका, लगभग 405 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे लगी हुई है। ये जो मॉडल आप देख रहे हो, जो ये वीडियो में दिख रहा है, ये मॉडल 9,14,000 रुपये का है, क्योंकि ये टर्बो के साथ आता है और ये टॉप वेरिएंट है। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है, बाहर से कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। 5,14,000 रुपये से जो स्टार्ट होता है वो होता है इनका बेस वेरिएंट। ये एक्स शोरूम वैल्यू है उत्तर प्रदेश की। नीचे स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील टेम्परेरी वाला है, देखो 80 किलोमीटर वाला। अभी अंदर से भी आपको गाड़ी दिखाऊंगा, पहले इसका बोनट खोलते हैं। खुल गया, ये खुल गया जी। हमारा मेन एरिया, हमारा मेन इंटरेस्ट और गाड़ी की जान, इंजन बे। अब इंजन में थोड़ा टाइम लगेगा, स्किप मत करना, बस वीडियो देखते रहना। 1 लीटर का इंजन है, साथ में टर्बो चार्जर भी है। टर्बो चार्जर कहाँ लगा हुआ है, ये देखो पीछे की तरफ टर्बो चार्जर लगा हुआ है। टर्बो का काम होता है एयर को कंप्रेस करना, ज़्यादा एयर प्रोवाइड कराना, जिससे इंजन को पावर मिल सके। ये इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, ये थ्रोटल लगा हुआ है, साथ में ये देखो प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। इंटेक मैनिफोल्ड की लोकेशन मेरे को बड़े सही ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि मैं मेंटेनेंस की बात करता हूँ जी। क्योंकि जब गाड़ी रखोगे और फ्यूचर में एक बार गाड़ी खुलवाओगे, सपोज एक बार गाड़ी खुलवा ली आपने, कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं खुलते ही उनका काम तमाम हो जाता है, फिर वो सेट होके नहीं देती। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका इंजन सेटअप अच्छा होता है, एक पार्ट निकालने में 10 पार्ट की बर्बादी नहीं करनी पड़ती, उस गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इंजन सेटअप का। और एक अच्छा इंजन सेटअप बनाने के लिए इसके ऊपर R&D करनी पड़ती है, कॉस्ट कटिंग बाकी चीज़ों में करके R&D पे करनी पड़ती है। 3 सिलेंडर का ये इंजन है, देखो आप यहाँ से भी पहचान सकते हो, 1 2 3 सिलेंडर में एयर गई हुई है। दूसरा यहाँ से भी देख सकते हो, 1 2 3 ये जो लगी हुई है इग्निशन कॉइल लगी हुई है, इसके नीचे स्पार्क प्लग होता है। हर एक सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग और एक कॉइल, एक स्पार्क प्लग और एक कॉइल। सिंपल 3 सिलेंडर का एक छोटा इंजन है। साथ में टर्बो चार्जर लगा हुआ है। टर्बो चार्जर का देखो एयर सक्शन पाइप ये है, ये एयर सक्शन पाइप है, ये भी बढ़िया रिमूवेबल है। यहाँ पे एक सॉकेट दिया है, एक बैंड यहाँ पर भी है, जो इसको इजी बनाता है निकालने लगाने के लिए। अब यहाँ से जब एयर आती है तो चली जाती है सीधे इंटरकूलर में। अब इसका इंटरकूलर कहाँ है, बिल्कुल बढ़िया जी, फ्रंट पे माउंट किया गया है। कुछ गाड़ियों के इंटरकूलर यहाँ माउंट किए गए थे ऊपर की तरफ, बट मेरे हिसाब से बेस्ट लोकेशन ये वाली होती है, ये जो आगे लगा हुआ है। यहाँ से देखो दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट एयर मिलती है इसको ठंडा करने के लिए, और इंटरकूलर का काम ही है हवा को ठंडा करना। इसके अंदर से हवा गुजरती है, क्योंकि टर्बो इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। जितना अच्छे से एयर ठंडी होगी उतनी अच्छी आपको पावर डिलीवरी मिलेगी। और जब आप इंजन में देखोगे ना तो आपको ड्राइवर की याद आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, इंजन सेम ही है। यहाँ तक कि एयर फिल्टर की लोकेशन और एयर फिल्टर, बैटरी, ये सारी चीज़ें आपको एक जैसी दिखेंगी। ECM इनका पीछे की तरफ माउंट है, ABS मॉड्यूल ये पीछे, जैसे कि ड्राइवर में माउंट था। और वैसे ही देखो ये विंडशील्ड वॉशर का बॉक्स ये यहाँ पे दिया है, ड्राइवर में भी यहीं पे दिया गया था। और लगभग मिलती जुलती ही गाड़ी है, लगभग सेम प्राइस में भी आ जाती है। वो थोड़ी सी 7 सीटर में आ जाती है और ये 4 सीटर में आ जाती है। विंडशील्ड वॉशर यहीं पे पानी भर दिया जाएगा और यहीं से प्रेशर बना के सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। पाइप भी कम लगेगा, यहाँ पे माउंट करना भी आसान है। पीछे की तरफ यहाँ से एयर इंटेक होता है, यहाँ से शायद कैमरा ना दिखा पाए, यहाँ से आप देखोगे तो हल्का सा दिखेगा। एयर इंटेक होता है आपका केबिन के लिए, जब आप रिसर्कुलेशन मोड और फ्रेश एयर मोड चलाते हो।
फ्रेश एयर मोड में यहाँ से हवा जाती है। 1 लीटर का इंजन है। देखो इंजन सेटअप छोटा है, लेकिन टर्बो होने की वजह से, देखो एक टर्बो लग गया ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कंजस्टेड लगने लगा। फिर भी इतनी कम जगह में सेटअप कर लेना, ये भी एक अच्छी R&D का ही काम है। अच्छे से R&D हुई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। और इस सेटअप में देखो फेसलिफ्ट आया है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आप देखना, जिन गाड़ियों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम रह जाती है, गाड़ी लॉन्च हुई प्रॉब्लम रह गई, तो फिर क्या करते हैं, जब फेसलिफ्ट आता है तो कभी फ़िल्टर का साइज़ चेंज कर देते हैं, कभी उसका लोकेशन चेंज कर लेते हैं। मतलब जब रोड पे R&D हुई तो पता चला कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके डिज़ाइन को चेंज करना पड़ा। इसके फेसलिफ्ट में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया कि इन चीज़ों को चेंज करना पड़ा। ECM की लोकेशन आप देख रहे हो, ECM ये है इसका पीछे की तरफ, ठीक है, सिक्योर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ऊँचा किया जा सकता था। बट इन लोगों ने ऊंचा ये मेन जंक्शन बॉक्स किया हुआ है, जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, जिसके अंदर फ्यूज़, रिले, ये सारी चीज़ें होती हैं वायरिंग की। और दरअसल ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, इनको ऊंचा रखने का एक कॉन्सेप्ट भी होता है। जब कभी फ्लड का सिचुएशन होता है या कभी गाड़ी पानी से निकलती है, उस केस में ये डिवाइस थोड़े से ऊंचे रहेंगे तो नुकसान कम होने के चांस रहते हैं। और ये डिवाइस पहले डूब गए तो नुकसान बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये महंगे आइटम होते हैं। ECM हो गया, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, ये महंगे आइटम्स होते हैं। और ये बाहर की तरफ भी रखा है कि इसके लिए मेंटेनेंस भी ईजी है। कभी आपको कुछ चेक करना है, वायरिंग टेस्ट करनी है, तो यहाँ से आसानी से टेस्ट कर सकते हो। बैटरी ठीक ठाक बैटरी लगाई है इन्होंने, एमरॉन की बैटरी दी है। सस्ता प्रोडक्ट है, मुझे लग रहा था कोई और बैटरी देंगे, लेकिन ये एमरॉन की बैटरी दे रहे हैं। और ये जो ABS मॉड्यूल है, मोस्टली कार्स में ना बाहर की तरफ रहता है, लेकिन इसको पीछे करने का एक लॉजिक बनता भी है, क्योंकि इसमें अंदर इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं है। अब ये इसका देखो, जैसे ही ब्रेक मास्टर सिलेंडर यहाँ लगा हुआ है, बूस्टर ये है ब्रेक बूस्टर। देखो ब्रेक बूस्टर में जो लाइन जाती है ना, वो यहाँ से जाती है, ये आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये सेक्शन। बट इसको थोड़ा सा और सिक्योर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। इतना इजी भी नहीं रखना चाहिए था कि कोई भी इसको खोल के चेक कर ले। पता लगा किसी ने इसको खोल के रख दिया और आप गाड़ी लेके चल पड़े, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं आएंगे। फिल्मों में देखा होगा ना, ब्रेक फेल कर देते थे गाड़ी के नीचे घुस के। अभी तो बाकी गाड़ियों में तो इतना आसान पॉसिबल है नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत आसान है। बाकी इसका देखो, ये लगा हुआ है इसका रेडिएटर पीछे की तरफ, ये है रेडिएटर फ़ैन जो इसको ठंडा करता है कूलेंट को। कूलेंट रिजर्वायर ये लगा हुआ है, और कूलेंट के ऊपर जो कैप है वो स्टील की है, सेम ऐसे ही जैसे हमने ड्राइवर में देखी थी। और ये स्टील कैप सेम साइज़ का होने से आप इसको स्वैप भी कर सकते हो कभी आपको ना मिले तो, क्योंकि इन गाड़ियों के ना पार्ट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक और अच्छी बात होती है, अगर ये लोग मार्केट में पार्ट देते तो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है इन गाड़ियों को मेंटेन करना। अभी के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग पार्ट्स बाहर देते नहीं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा इनकी मार्केट में बिकती नहीं, इस वजह से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है। जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी होते हैं वो भी इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो फिर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस हिसाब से उनकी वैल्यू होनी चाहिए उससे ऊपर होती है। और देखो जैसे ये ब्रेक का क्लिप था ना, सेम इसी तरह कूलेंट रिजर्वायर का पाइप भी है, यहाँ से कूलेंट जाता है, तो ये ऐसा ही क्लिप पे दिया हुआ है। इसको निकालोगे तो आराम से निकल सकता है। पतला सा एक पाइप जा रहा है, थोड़ा सा और मोटा जाता तो चल जाता, लेकिन ठीक है, वो काम के अकॉर्डिंग लिया गया। उसका काम उतना ही है कि इतना ज़्यादा फ्लो उसमें जाता नहीं है। पहले क्या सिंपल थर्मोस्टेट वॉल आता था, अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगे हैं, सारे कूलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, ड्यूल जोन है, सबको अलग अलग कूलिंग देनी है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है, अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपडेट होना चाहिए। गाड़ी हमारे पास है तो पता होना चाहिए यार ये काम कैसे करती है। इन केस कभी आप फंस गए तो पता तो रहेगा कि यार ये इसकी फॉल्ट हुआ होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा, या कोई बेवकूफ़ भी बनाएगा तो समझ जाओगे यार इसका ये फॉल्ट तो नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका अपना सोचना है, देख लेना आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में बताना लिख के। इसके अलावा देखो रेडिएटर के बाद इसमें लगा होता है फ्रंट AC कंडेंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो फ्रंट AC कंडेंसर लगा हुआ है। हॉर्न यहीं से हमको दिख रहा है, यहाँ लगा हुआ है, इसका PP टाइप हॉर्न है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी ग्रिल, बम्पर, प्लास्टिक ठीक ठाक लग रहा है मुझे प्राइस वैल्यू के हिसाब से। दरअसल क्या होता है ना, किसी प्लास्टिक को अगर हम वो भी करें कि हाँ यार ये प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे सही नहीं लग रही है, ये थोड़ा हल्का लग रहा है, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा प्राइस कितना ले रहे हैं। बाकी अंदर की तरफ चलते हैं, हुड बंद करते हैं इसका। देखो अंदर की चीज़ें आप अपने हिसाब से जाके खुद से देख लेना। मैं सिर्फ जो कुछ अलग दिखेगा, यूनिक दिखेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बाकी क्या कैसा रहता है खुद जब जाके देखोगे तब समझ पाओगे। यहाँ पे चाबी लगाने की जगह नहीं है, सिर्फ रिमोट है, तो ये ठीक है। ये स्टार्ट स्टॉप है बटन के साथ, ये बटन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सीटिंग पोजीशन ही बता देता हूँ क्या फील आता है। बैठने में एक अच्छा फील आ रहा है, छोटी गाड़ी का फील आ रहा है। ये वाला जो लेंथ है, चौड़ाई ऐसा लग रहा है कि कम है, सब कुछ नज़दीक नज़दीक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें भरी हुई हैं। सीट को आगे और पीछे करने का लेंथ ज़्यादा है, यानी कि इसका स्ट्रेच ज़्यादा है, पीछे ज़्यादा हो रही है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है।
स्टीयरिंग व्हील ऑलरेडी देखो रैप किया हुआ है, क्योंकि ये टॉप वाला मॉडल है इनका, तो सब कुछ इसमें वैसा ही मिलेगा। नीचे ABC पैडल, क्लच कितना डीप है, थोड़ा सा और कम होना चाहिए था बट ठीक है। एक दिक्कत है इसके साथ, आपको देखो डेड पैडल नहीं है, यहाँ पे एक डेड पैडल होना चाहिए। नॉर्मली फिर क्या होता है, लोगों की आदत पड़ जाती है क्लच पे ही पैर रख के चलाते हैं, और इसका क्लच ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंदर चला जाए, आपको एक बार शूज़ पीछे करने पड़ते हैं। थोड़ा सा डेड पैडल होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्ट होता। दूरी थोड़ी सी कम है, ये तो देखो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, कम स्पेस में मैनेज किया गया है तो ये चीज़ें हैं। बट स्टीयरिंग का सेटअप, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक नहीं है, ओनली टिल्ट है। टिल्ट में भी इतना मूवमेंट है, देखो इतना। ये सिंपल 5 गियर की गाड़ी है, टर्बो चार्ज है, पोजीशन गियर शिफ्टर की सही है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये मोड है इनके, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। ये आजकल हर गाड़ियाँ देने लग गई हैं, बट इसको ना ज़्यादा कुछ ऐसा समझना नहीं कि ये इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स रहेगा। सिंपल एक ECU की सेटिंग होती है, कर सकते हो इसमें। इसके लिए मतलब कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वेंटिलेटेड सीट भी है इसमें, ये देखो ये बटन दिख रहा है, वेंटिलेटेड सीट है। बाकी स्क्रीन वगैरह ये सब लगी है। ये चीज़ें आप अपने आप देखना, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे जैसा दिखा मैंने वो दिखा दिया। बाकी एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये वाली लगती है, ये स्लाइड करने वाली। स्लाइड कर दिया तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है, कूलिंग अच्छी है, एयर फ्लो भी अच्छा है। यहाँ वाले वेंट मुंह पे एडजस्ट होते हैं, सीधे मुंह पे आता है इसका फ्लो, और जब फेस पे फ्लो आता है तो जल्दी कूलिंग होती है। कूलिंग होती नहीं है दरअसल, हमको फील होती है, क्योंकि देखो ये पसीना आ रहा है ना, जैसे फेस पे हवा लगती है तो ऐसा लगता है हाँ थोड़ा रिलैक्स मिल गया। तो इसलिए हमको लोग ये चेक करते हैं कि यार फेस पे वेंट का सेटिंग आ रही है नहीं आ रही है। कुछ गाड़ियों में ये स्टीयरिंग पे टकरा के रह जाती है, जो यहाँ पे वेंट्स होते हैं। इसका वेंट थोड़ा सा ऊपर है तो ये फेस पे मिल जा रहा है, ठीक है। लो पे अच्छी कूलिंग कर रही है। बाकी ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। गाड़ी के अंदर बैठने में गाड़ी स्टार्ट है इतना फील नहीं हो रहा है। इंजन स्टार्ट है, ना वाइब्रेशन ना बाहर की नॉइस। वैसे 3 सिलेंडर इंजन है, फील होना चाहिए था लेकिन कम है, ये अच्छी बात है। एक काम करते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं। हल्का हल्का सा एक फील आ रहा है, हल्का हल्का सा गाड़ी में बैठे हैं तो, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। जबकि मैं किया कैरेंस में बैठता हूँ ना, पेट्रोल इंजन भी होता है, उसमें भी आपको हल्का हल्का फील देता है। ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अपने फील के हिसाब से। बंद करने पे एक रिले की आवाज़ आई, वो मुझे क्लियर सुनाई दी। बाकी इंजन बंद होने जैसी वाइब्रेशन और हिलना नहीं आया। एक चीज़ गांठ बांध लेना, जो आपको वीडियो में दिखता है, टीवी स्क्रीन पे दिखता है, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। मेरा हमेशा से यही कहना है, एक बार शोरूम पे जाना, वो सारी चीज़ें आप अपने आंखों से ज़रूर देखना। इंजन बे वाला जो एरिया है इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये मैं एक एक पॉइंट आपको खोल के बताता हूँ। डोर लॉक जो है थोड़ी सी क्वालिटी हल्की है, प्राइस को देखते हुए ये स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। पीछे वाली सीट पे बैठ के अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा इस गाड़ी को लेकर क्या मानना है। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है बहुत कम प्राइस है, उस हिसाब से गाड़ी की क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है। इंजन से घबराने की ज़रूरत नहीं कि यार इंजन ऐसा है कि ख़राब हो जाएगा, ये तो बहुत ही हल्का होगा, सस्ता है तो ख़राब होने जैसा नहीं है। R&D की कोई ऐसी कमी इस गाड़ी में मुझे नहीं दिखी। ठीक ठाक दिमाग लगाया गया है, क्योंकि कम पैसे में गाड़ी है तो कोई कम बजट वाला इंसान लेगा और वो उसको मेंटेन करना भी वो चाहेगा कि मैं कम में कर लूँ, तो वो हो जाएगा। और इस गाड़ी की लाइफ भी एक ठीक ठाक होगी। इंजन के लाइन से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ना ही ऐसा कुछ क्वालिटी से ऐसा लग रहा है। गाड़ी में जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल हैं। रेनॉल्ट टाइगर की तरफ आप जा सकते हो। अब लोग क्यों नहीं जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे एक भेड़ चाल होती है कि पड़ोसी ये गाड़ी ले आया है तो मैं यही वाली गाड़ी लूँगा या फिर इससे बड़ी गाड़ी लूँगा। मेरे हिसाब से अक्लमंद वो है जो अपनी पॉकेट को देखते हुए खर्च करे। अगर आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए हैं तो 9 लाख या 8 लाख रुपए की गाड़ी लो और मज़े करो। बाकी गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से इसको अवॉइड किया जाए, कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपका जो ख्याल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज की वीडियो में इतना ही था, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।